सैयद सुहेल और आप देख रहे हैं आपका नंबर 1 शो। ये भारत की बात है, होगी देश की हर बात, दिखाएंगे आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। उम्मीद करते हैं आप सभी पूरी तरह से फिट होंगे, सेहतमंद होंगे और स्वस्थ होंगे। और आइए शुरुआत करने जा रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर का, जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था। खबर यह है, मोदी के 3 सरप्राइज 2024 सेट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जैसा मैंने शुरू में कहा, उनको समझना इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है मोदी को समझना। वो क्या फैसला, कब फैसला, कैसे फैसला, कौन सा निर्णय लेने वाले हैं, ये उन्होंने अपने हर फैसले से तय कर दिया है। अगली तस्वीर आपको दिखाऊं उससे पहले शिवराज सिंह चौहान का कल पत्ता कटा। ये तस्वीर देखिए जो वायरल है। शिवराज लाडली बहनों से मिल रहे हैं और बहना रो रही हैं क्योंकि शिवराज सीएम नहीं बने। फुल स्क्रीन लीजिए, सुनवाइए जरा। वो वाली बात नहीं है, लेकिन बात जी है कि आपने इतनी मेहनत की और हमने आपके लिए, बहनों ने आपको चुना है, आपको वोट दिया था भैया, हम आपको नहीं छोड़ेंगे। मैं भी कहाँ जा रहा हूँ, मैं भी नहीं छोड़ूंगा। आपको नहीं छोड़ने का वो वाली बात नहीं है, लेकिन बात जी है कि आपने इतनी मेहनत की। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री की रेस में थे, सीएम नहीं बने हैं। शिवराज की लाडली योजना की लाभार्थी है। महिलाओं के साथ शिवराज का एक अलग कनेक्शन रहा है, उन्हें राज्य में मामा कहा जाता रहा है। अब जब सीएम नहीं बने तो महिलाएं रो रही हैं, अफसोस जता रही हैं। वो वाली बात नहीं है, लेकिन बात जी है कि आपने इतनी मेहनत की और हमने आपके लिए, बहनों ने आपको चुना है, आपको वोट दिया था भैया, मध्य प्रदेश में हम आपको नहीं छोड़ेंगे। मैं भी कहाँ जा रहा हूँ। ये एक तस्वीर जो चौंका रही है, जो आप देख रहे हैं, मध्य प्रदेश से आई थी, जिसने सबको चौंकाया। शिवराज का नाम नहीं, मोहन यादव का नाम आया। आज एक और तस्वीर आई राजस्थान से, ये दूसरी तस्वीर। वसुंधरा ने पर्ची खोली, इस पर्ची में लिखा था नाम। पर्ची खोलते ही एक्सप्रेशन देखिए, भाव बदल गए। वसुंधरा राजे को भी यकीन नहीं था क्या होने वाला है। फुल स्क्रीन लीजिए जरा और देखिए, राजनाथ सिंह साहब हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। वसुंधरा राजे के हाथ में पर्ची, देखिए उनकी तरफ देखा उन्होंने, उसके बाद चुप। कितना अनएक्सपेक्टेड, किसी को यकीन नहीं था कौन सा नाम है, किसी को पता नहीं था कौन सा नाम है। ये देखिए वसुंधरा राजे ने पर्ची खोली है और ये देखिए राजनाथ सिंह की तरफ देखा है और उसके बाद चुप, क्योंकि ऐसा नाम किसी को नहीं पता था। और मुझे लगता है राजनाथ सिंह साहब ने भी पर्ची नहीं खोली होगी, उन्हें भी नहीं पता था नाम किसका है। और ये देखिए उनकी तरफ वो देख रही हैं। ये तस्वीर आई भजन लाल का नाम अनाउंस करने से पहले, जिसने चौंका दिया। वसुंधरा के हाव भाव, महारानी के हाव भाव सब कुछ बयां कर रहे थे। वसुंधरा ने पूरी ताकत लगा दी विधायकों से भी मिलनी, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा तो वही होगा जो आम कार्यकर्ता होगा, जो विधायकों ने चुना है और जिस पर मोहर लगी है। अब आइए बात करते हैं, वसुंधरा राजे के लिए अच्छा दिन नहीं था, उनके लिए झटका था। लेकिन ये हैं भजन लाल शर्मा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी तस्वीर है, उन्हें फूल दे रहे हैं। भजन लाल शर्मा नए मुख्यमंत्री राजस्थान के होने वाले, इनके नाम पर मोहर लगी। प्रधानमंत्री ने इस नाम से सबको चौंका दिया, सिर्फ एक नाम नहीं, अगला नाम देखिए। कल सबको चौंकाया मोहन यादव के नाम से, आज भजन लाल शर्मा, कल मोहन यादव का नाम था मध्य प्रदेश में। अगला नाम दिखाइए जरा, दूसरी तस्वीर दिखाइए। ये है विष्णुदेव साय, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, इनके नाम ने भी चौंका दिया है। तो मोदी को समझना आखिर क्यों नामुमकिन है। जिस तरह से कहते हैं कि डॉन को पकड़ना नामुमकिन है, वैसे ही मोदी को समझना भी नामुमकिन है। अब देखिए कैसे, ये जब चेहरे आप देख रहे हैं, कौन पीछे रह गया और कौन आगे निकल गया है। 2024 से पहले मोदी ने पूरी फील्डिंग सजा दी है और 3 बड़े राज्य में सीएम फेस ने चौंका दिया। भजन लाल शर्मा को राजस्थान का सीएम चुना गया। राजस्थान में ब्राह्मण चेहरे पर मोहर लगी है। राजस्थान से महारानी का पत्ता कट गया है। एक दिन पहले मध्य प्रदेश में चौंकाया था। मध्य प्रदेश में देखिए मोहन यादव को सीएम चुना गया। इसके जरिए एक तीर से कई निशाने साध लिए, विपक्ष के ओबीसी दांव को फेल कर दिया।
यानी यादव सीएम बनाकर यूपी बिहार को भी संदेश दे दिया है। छत्तीसगढ़ देखिएगा, छत्तीसगढ़ में रमन सिंह की छुट्टी, आदिवासी चेहरा विष्णुदेव साय सीएम, ओबीसी प्लस आदिवासी प्लस ब्राह्मण सीएम से सबको साध लिया है। ये हो गए आदिवासी, ये हो गए यादव जी ओबीसी, और मोहनलाल शर्मा ब्राह्मण अगली जाति को भी साध लिया। 24 में विष्णु, मोहन और भजन पर यह बड़ी जिम्मेदारी है। इसलिए कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समझना, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स के लिए, विश्लेषकों के लिए, जो अपने आप को राजनीतिक विश्लेषण के नाम पर महारथी मानते हैं, वो सब फ्लॉप और फेल हो गए हैं मोदी की समझ और फैसले के आगे। रिपोर्ट देखिए। राज्यों में बीजेपी की बंपर जीत के बाद लोग कयास लगा रहे थे कि महारानी और शिवराज को मिलेगा ताज, लेकिन तीनों राज्यों में नए कप्तान को कमान सौंपकर मोदी ने सबको चौंका दिया और बता दिया कि पार्टी में लोकतंत्र और मेहनत का इनाम क्या होता है। मतलब पार्टी में किसी भी कार्यकर्ता को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। हम माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम राजस्थान का पूरी तरह से सर्वांगीण विकास किसी भी क्षेत्र में हो, निश्चित रूप से हम पूरा करेंगे। केवल ये भाजपा ही है जो सामान्य से छोटे से कार्यकर्ताओं को भी इतनी बड़ी जवाबदारी देती है। यही हमारा अपना भाजपा का चरित्र है। विपक्षी दल जातीय समीकरण और बराबरी की बात करते हैं, लेकिन मोदी ने कदम भी उठाया और 24 के लिए मास्टर स्ट्रोक भी चल दिया। भाजपा का ट्रैक रिकॉर्ड है कि भाजपा जो कहती है वो करके दिखाती है। अब आइए आपको बताते हैं, राजस्थान में मुख्यमंत्री के नाम की पटकथा से पहले कौन कौन से सीन, कौन कौन सी पिक्चर, एक एक फ्रेम में आपको दिखाने जा रहा हूं। सुबह से मुख्यमंत्री का नाम तय होने तक क्या हुआ। पहली तस्वीर देखिए, पर्यवेक्षक जिसमें राजनाथ सिंह शामिल थे, वो पहुंचे एयरपोर्ट पर तो वसुंधरा राजे खुद रिसीव करने पहुंची एयरपोर्ट पर। वसुंधरा राजे के जहन में बेशक चल रहा होगा कि शायद मेरा कोई पावर गेम काम आ जाएगा, शायद मेरा विधायकों से मिलना काम आ जाएगा, इसलिए वसुंधरा राजे खुद राजनाथ सिंह को लेने पहुंची थी। सभी पर्यवेक्षकों को रिसीव किया और उन्हें राजस्थानी पगड़ी पहनाई कि ताज भी अब इधर आएगा क्या। लेकिन अगला सीन देखिए, दूसरी तस्वीर दिखाई। उसके बाद वसुंधरा राजे होटल पहुंची जहां राजनाथ सिंह साहब रुके थे। यह वसुंधरा राजे के जाने की तस्वीर होटल की मैं आपको दिखा रहा हूं, होटल ललित राजस्थान में। वहां देख रहे हैं वसुंधरा राजे उस वक्त तक मुस्कुरा रही थी। जानकार ये गुणा भाग लगा रहे थे कि वसुंधरा ललित होटल से निकलते वक्त मुस्कुराई है, यानी लग रहा बात बन गई है, वसुंधरा की मान ली गई, वसुंधरा की सुन ली गई, वसुंधरा सीएम हो जाएंगी। अगली तस्वीर देखिए जरा। उसके बाद वहां से वसुंधरा निकलकर बीजेपी ऑफिस पहुंची। ये वो काफिला दल बल के साथ, वसुंधरा पूरे काफिले के साथ पहुंची है बीजेपी ऑफिस, जहां पर्यवेक्षक भी थे और सारे विधायकों को बुलाया गया था। अगली तस्वीर दिखाई जरा। उसके बाद हुआ फोटो सेशन, जो इससे पहले मध्य प्रदेश में भी हुआ था। यह वो फोटो सेशन, सारे विधायक एक कतार में बैठे। इस लाइन में आगे देखिए कौन बैठा है, फुल स्क्रीन लीजिए जरा इस तस्वीर को। आगे देखिए, सबसे आगे राजनाथ सिंह बैठे। राजनाथ सिंह के राइट हैंड पे देखिए वसुंधरा राजे बैठी। यह तस्वीर जब आई तो लोग कयास लगाने लगे कि वसुंधरा राजे पहली पंक्ति में बैठी हुई है, वसुंधरा राजे राइट हैंड पे बैठी हुई है। और ये जो तस्वीर है बहुत कुछ कह रही है, लेकिन मध्य प्रदेश की तस्वीर डरा चुकी थी, इसलिए जानकार एक्सपर्ट इस बार आगे की पंक्ति को नहीं गिन रहे थे, पीछे की 3 पंक्तियों पर नजर थी कि आगे वाले तो मध्य प्रदेश में भी फेल हो गए, तो पीछे की पंक्ति में ढूंढा जाए, शायद कोई सीएम बन जाए। अब मैं आपको दिखाऊं, लेकिन वसुंधरा के चेहरे के हाव भाव देखिए। ये आप देख रहे हैं राजनाथ सिंह और महारानी उनके बगल में, फुल स्क्रीन लीजिए। वसुंधरा राजे को क्या पता चल चुका था अब तक कि वो सीएम नहीं होने जा रही हैं? उनके एक्सप्रेशन से क्या अंदाजा लग रहा है? ये फोटो सेशन के वक्त की तस्वीर है। पीछे वाले विधायक मुस्कुरा रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि शायद उन्हीं की लॉटरी लग जाए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन वसुंधरा को छोड़कर देखिए आप जरा। अब आपको अगली तस्वीर दिखाता हूं। अब ये वो दिलचस्प तस्वीर जो मैंने आपको शुरू में दिखाई,
वसुंधरा राजे को दरअसल राजनाथ सिंह साहब ने एक पर्ची दी, उन्होंने पर्ची देखी और उनके चेहरे के भाव बदल गए। पर्ची में लिखा था नाम, कि किसका नाम लिया जाना है, किसके नाम का प्रस्ताव रखना है। ये वो तस्वीर आप देख रहे हैं। अब आपको दिखाऊं, पर्ची में नाम लिखा था, वसुंधरा ने नाम ले लिया। अब क्या हुआ, अगली तस्वीर दिखाई। ये वसुंधरा राजे को देखिए, पगड़ी पहनाई गई, वसुंधरा ने पगड़ी उतार दी थोड़ी देर बाद, क्योंकि वसुंधरा राजे को नाम पता चल चुका था कि नाम भजनलाल का है। अब अगली तस्वीर देखिए जरा, ये है भजनलाल। राजनाथ सिंह ने नाम अनाउंस करने के बाद, वसुंधरा ने नाम अनाउंस किया, उसके बाद राजनाथ सिंह ने उन्हें गुलदस्ता दिया। अगली तस्वीर देखिए जरा, दिलचस्प है, इसे फुल स्क्रीन लीजिए। ये भजनलाल पहुंचे महारानी के पास, उन्होंने हाथ जोड़कर नमस्कार किया, महारानी के आगे वो झुके, उन्हें ससम्मान, उसके बाद उनका गुलदस्ता स्वीकार किया। भजनलाल को खुद नहीं पता था कि उनके नाम पर मोहर लगने वाली है। आइए आपको दिखाऊं, एक ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, उसके बाद फूलों की बड़ी माला आई, जिसमें भजनलाल, राजनाथ सिंह और वसुंधरा को भी सम्मान दिया गया, क्योंकि मुख्यमंत्री रही हैं राजस्थान की। ये एक तस्वीर है जब भजनलाल के नाम पर पूरी तरह मोहर लग गई। अब अगली तस्वीर देखिए जरा, इसे फुल स्क्रीन लीजिए। जो बात मैं शुरू में कह रहा था कि विश्लेषक इस बार आगे की पंक्ति वालों को नहीं देख रहे थे, उनकी नजर पीछे की पंक्ति वालों पर थी कि मोदी पीछे से ही उठाकर किसी को बनाते हैं सीएम। तो देखिए जरा कहां बैठे भजनलाल, आगे की पंक्ति से चौथे नंबर पर, और चौथे नंबर में भी सबसे आखिरी से दूसरे नंबर पर बैठे। यह है भजनलाल की जगह। और आपको याद होगा, मोहन यादव कल मध्य प्रदेश के जो सीएम चुने गए हैं, वो भी ऐसे ही सबसे पीछे की पंक्ति में बैठे हुए थे। अब आइए आपको बताऊं कि आखिर भजनलाल की लॉटरी लगी कैसे, कैसे रेस जीत गए। बड़े बड़े गद्दावर नेता थे, वसुंधरा राजे, शेखावत, दिया कुमारी, बालकनाथ, इन सबको पछाड़कर कैसे आगे पहुंच गए। देखिए जरा, ये लगी थी रेस में देखिए कौन कौन कहां खड़ा था। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के बाद आज राजस्थान की बारी थी। पीएम मोदी ने हमेशा की तरह एक बार फिर सबको चौंका दिया। भजनलाल शर्मा राजस्थान के नए मुख्यमंत्री बने, जो सबसे आगे नंबर 1 पर खड़े। तीनों पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में नाम का ऐलान हुआ। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के हाथ में एक पर्ची दी गई, जो मैंने आपको दिखाई। वसुंधरा ने ही भजनलाल के नाम का प्रस्ताव रखा, जिसका बीजेपी के सभी विधायकों ने समर्थन किया। भजनलाल के नाम की कोई चर्चा अब तक नहीं थी। भजनलाल ने मुख्यमंत्री की रेस में कई दिग्गजों को हरा दिया। राजस्थान में नए चेहरे को सीएम बनाना आसान नहीं था। 2 बार की मुख्यमंत्री वसुंधरा ने दावा नहीं छोड़ा था आखिरी तक। वो लगातार विधायकों के संपर्क में थी। वसुंधरा दिल्ली में भी आलाकमान से मुलाकात कर चुकी थी। जयपुर में आज राजनाथ के साथ बंद कमरे में उनकी मीटिंग हुई। करीब 10 मिनट तक राजनाथ सिंह और वसुंधरा राजे की मुलाकात और बैठक हुई। इसी बैठक में राजनाथ ने वसुंधरा को नए सीएम के लिए मनाया, सूत्र ये कह रहे हैं। इसके बाद सभी नेताओं के साथ चर्चा के बाद नाम का ऐलान हुआ। विधायकों की ग्रुप फोटो में भजनलाल शर्मा चौथी लाइन में थे, तस्वीर भी मैंने आपको दिखाई। किसी को नहीं पता था कि ये सीएम होंगे। इस दौरान वसुंधरा राजे के ठीक बगल में मौजूद थी राजनाथ के। दिया कुमारी दूसरी पंक्ति में मौजूद थी। राजस्थान के सीएम की कुर्सी पर नए चेहरे को मौका मिला है। अब भजनलाल जी के बारे में आपको बताऊं, ये 2023 में पहली बार विधायक चुने गए, यानी पहली बार विधायक बने हैं राजस्थान के सीएम। जयपुर की सांगानेर सीट से भजनलाल चुनाव जीते हैं। कांग्रेस उम्मीदवार को 48,000 वोटों से हराया है। और राजस्थान में बीजेपी ने इस बार ब्राह्मण दांव चला है। वसुंधरा राजपूत समाज से आती हैं। भजनलाल शर्मा संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं। भजनलाल राजस्थान में बीजेपी के महामंत्री हैं। राजस्थान के भरतपुर के रहने वाले हैं। संघ और संगठन दोनों के करीबी माने जाते हैं। संगठन में भजनलाल की महत्वपूर्ण भूमिका है। बीजेपी ने सीएम पद का तोहफा देकर उन्हें चौंका दिया है। यह है उनके सीएम के नाम का अनाउंसमेंट होने तक की पूरी कहानी। अब जरा सुनिए पर्यवेक्षक और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल। राजस्थान प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती वसुंधरा राजे के द्वारा श्री भजनलाल शर्मा का नाम प्रस्तावित किया गया और सर्वसम्मत से सभी ने इनका समर्थन किया है। और विशेष रूप से इनके नाम का समर्थन प्रारंभ में जिन लोगों ने किया, श्री किरोड़ी लाल जी मीणा, श्री वासुदेव जी देवनानी, श्री मदन दिलावर, श्री जवाहर वेडम जी और श्री जावर सिंह जी,
इन सब सारे लोगों ने और इसके अतिरिक्त पूरे सदन ने श्री भजनलाल जी शर्मा के नाम का समर्थन हुआ। इसलिए मैंने घोषणा की कि श्री भजनलाल जी शर्मा राजस्थान भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के सर्वसम्मत नेता निर्वाचित हुए। नाम का प्रस्ताव किया हमारी पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री माननीय वसुंधरा राजे जी का भी धन्यवाद देता हूं और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का भी मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि राजस्थान की ये जो टीम है, राजस्थान के जो सभी हमारे विधायक हैं, निश्चित रूप से जो राजस्थान की अपेक्षा है हमसे, भारतीय जनता पार्टी से, हम माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम राजस्थान का पूरी तरह से सर्वांगीण विकास किसी भी क्षेत्र में हो निश्चित रूप से हम पूरा करेंगे। अब आपको बताऊं कौन सा फॉर्मूला है जो राजस्थान में इंप्लीमेंट किया गया है, लागू किया गया। कल मैंने आपको बताया था राजस्थान का फॉर्मूला जिसमें 1 सीएम और 2 डिप्टी सीएम, यही फॉर्मूला होने वाला है। ये देख रहे हैं सबसे ऊपर जो खड़े हैं नंबर 1 वो सीएम है और ये 2 डिप्टी सीएम। राजस्थान में भी 1 सीएम 2 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला है। सीएम भजनलाल शर्मा के साथ 2 डिप्टी सीएम बन गए। दिया कुमारी डिप्टी सीएम है, राजपूत हैं। ब्राह्मण सीएम के साथ राजपूतों को साथ लिया है। दिया कुमारी को डिप्टी सीएम बनाया गया है। विद्याधर नगर सीट से प्रचंड जीत हासिल की। 10 साल पहले राजनीति में कदम रखा था। राजसमंद से लोकसभा सांसद रह चुकी हैं। ब्रिगेडियर भवानी सिंह और महारानी पद्मिनी देवी की बेटी हैं। अगला नाम जो डिप्टी सीएम का है वो है प्रेमचंद भैरवा, जो कि अनुसूचित जाति से आते हैं। इसके साथ ही दलित चेहरे को भी डिप्टी सीएम बनाया गया। दिया के साथ प्रेमचंद भैरवा राजस्थान के उप मुख्यमंत्री होंगे। दूदू विधानसभा सीट से तीसरी बार विधायक बने हैं। एक और नाम जो स्पीकर होंगे, वहीं वासुदेव देवनानी को स्पीकर बनाया गया है। वासुदेव देवनानी सिंधी समाज से आते हैं। अजमेर उत्तर सीट से इन्होंने चुनाव जीता है। यह है राजस्थान में फॉर्मूला। अब जरा सुनिए क्या कुछ कह रही है डिप्टी सीएम दिया कुमारी, सीपी जोशी और राज्यवर्धन राठौर। बहुत ही मैं ग्रेटफुल हूँ, बहुत खुश हूँ और बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी और एक साथ मिलकर हम लोग काम करेंगे और बहुत मैं आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत शानदार फैसला, बहुत जमीनी कार्यकर्ता को मौका मिले, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। कोई चौंकाने वाला नाम नहीं। भजनलाल जी शर्मा बरसों तक महामंत्री रहे, पार्टी का जिला अध्यक्ष रहे, पार्टी का कार्यकर्ता रहे। कार्यकर्ता को ही मौका मिलता है। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता का पद ही सबसे बड़ा पद है। भरतपुर को लोहागढ़ कहते हैं। लोहागढ़ का व्यक्ति लोह पुरुष बन के राजस्थान को आगे बढ़ाएगा। प्रस्ताव वसुंधरा जी ने रखा और मैंने समर्थन किया। मेरे जैसे 3 लोगों ने और समर्थन कर दिया। सर आपका भी नाम सामने आ रहा था कि आप भी मुख्यमंत्री। मैं तो नहीं बना ना। संगठन का पुराने कार्यकर्ता, बहुत पुराना अनुभव है। उस अनुभव के आधार पर उन्हें सेवा का मौका मिला है। पूरे प्रदेश की सेवा पूरा भाजपा परिवार सामूहिक रूप से सबके सब पूरे विधायक पूरे मिलकर उनके साथ काम करेंगे। मोदी जी का जो विजन है उस विजन पर हम सब लेकर प्रदेश का विकास करेंगे। संगठन के तपे तपाए कार्यकर्ता हैं। लंबे कालखंड तक पार्टी के प्रदेश महामंत्री के रूप में उन्होंने अपने दायित्व का निर्वहन किया है। वो दल के लिए समर्पित हैं, विचार के लिए समर्पित हैं और कार्यकर्ताओं में उनके चयन से एक अच्छा संदेश गया है। जैसे कल मोहन यादव के परिवार को यकीन नहीं हो रहा था कि उनके घर का बेटा सीएम होने जा रहा है, वही स्थिति ये आप देख रहे हैं। ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं जिसमें भजनलाल के परिवार, उनके जानने वाले, उनके करीबी यकीन नहीं कर पा रहे हैं। फुल स्क्रीन लीजिए, सुनाइए जरा। अब मैं आपको अगली तस्वीर दिखा रहा हूं, उसके बाद देखिए। उसके बाद कार्यकर्ता नारे लगाने लगे, तालियां बजाने लगे। ये खुशी थी भजनलाल का नाम अनाउंस होने के फौरन बाद की। ये जो आप देख रहे हैं। अब मैं आपको बताऊं भजनलाल शर्मा है कौन। इनके बारे में वैसे ही जैसे मोहन यादव साहब के बारे में बहुत कम लोग जानते थे, उसी तरह भजनलाल जी के बारे में भी बहुत कम लोग जानते थे। प्रधानमंत्री के साथ उनकी फोटो आप देख रहे हैं। भजनलाल शर्मा साहब की उम्र 56 साल है। मोहन यादव जी की उम्र लगभग 58 साल थी। पिता का नाम कृष्ण स्वरूप शर्मा है। भरतपुर के अटारी गांव के रहने वाले हैं। अभी भरतपुर के राजेंद्र नगर में रहते हैं।
जयपुर के जवाहर सर्किल में भी इनका एक घर है। भजनलाल के 2 बच्चों में एक डॉक्टर है। भजनलाल शर्मा का अपना ट्रांसपोर्ट का काम है। इनकी पढ़ाई लिखाई भरतपुर में ही हुई है और 1989 में बीए की डिग्री हासिल की। 93 में पॉलिटिकल साइंस से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। छात्र रहने के दौरान एबीवीपी से जुड़ गए। बीजेपी से बगावत भी कर चुके हैं भजनलाल। बड़ा दिलचस्प है, 2003 में भजनलाल बगावत करके निर्दलीय चुनाव लड़ चुके और नदबई सीट से बीजेपी प्रत्याशी के खिलाफ मैदान में उतर गए थे। हालांकि इस चुनाव में भजनलाल खुद हार गए थे। भजनलाल शर्मा सरपंच का चुनाव भी लड़ चुके हैं, हालांकि उस चुनाव में भी हार का सामना करना पड़ा। भजनलाल करीब 1.5 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं। भरतपुर में ही 2 घर और 1 फ्लैट के मालिक भी हैं। इस संपत्ति की कीमत करीब 1 करोड़ के करीब है। अलग अलग खातों में करीब 11 लाख रुपए जमा है इनके। हालांकि 35 लाख की देनदारी भी बाकी है। उनके नाम पर एक टाटा सफारी कार है। कार के साथ एक 35,000 की बाइक भी है। सीएम भजनलाल शर्मा के पास 3 तोला सोना है। यानी बताने का मकसद यह है, प्रधानमंत्री मोदी ने एक सामान्य कार्यकर्ता, एक नेता को सीएम के पद पर बिठाया है, जिस बात का यकीन भजनलाल शर्मा साहब को भी नहीं। सुनिए जरा उनके परिवार के लोग क्या कह रहे हैं। सीएम बनाया गया राजस्थान का, कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया, भगवान की मर्जी है भैया। राज बाबा की बंसी बारे की, बालाजी महाराज की भाई की मर्जी है। मतलब कभी आपने सोचा था क्या कभी ऐसा हो जाए? नहीं सोचा, छोटा तो बच्चा हो। देखो आज सबने देखा है, वो भगवान की मर्जी है, बालाजी महाराज की बंसी बारे की मर्जी। क्या रिएक्शन है आपका? सभी के लिए सभी नेताओं के लिए धन्यवाद। जनता का आभार, बस जनता का आभार और मोदी जी का आशीर्वाद है, बंसी वाले की कृपा है। आपने परिवार को सुन लिया भजनलाल के, लेकिन अब मैं आपको दिखाऊंगा कि आखिर वसुंधरा राजे रेस में कैसे हार गई, बालकनाथ रेस से कैसे हार गए। तस्वीर आज की आप देख रहे हैं। जब भजनलाल साहब के बगल में वसुंधरा राजे बैठी हैं, ये उस वक्त की तस्वीर है जब भजनलाल साहब का नाम अनाउंस हो गया कि राजस्थान के अब वो सीएम होंगे। तो अब मैं आपको बताऊं कि आखिर बड़े बड़े नेता क्यों पिछड़ गए, कैसे पिछड़ गए, क्या वजह रही, वसुंधरा का नाम क्यों नहीं आया सीएम में। वजह मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, यह है शतरंज की बिसात और इसमें सबसे आगे खड़ा आपको नजर आ रहे हैं भजनलाल, वसुंधरा और कुछ और नेता जिन्हें आप देख पा रहे हैं। तो मैं आपको बताऊं, बालकनाथ भी आप देख रहे हैं, वसुंधरा राजे जिनकी उम्र लगभग 70 साल है। वसुंधरा कभी बीजेपी की सरकार रिपीट नहीं करवा सकी। एक बड़ी वजह यह है, राजस्थान में हर बार 5 साल में सरकार बदल जाती थी। वसुंधरा आज तक सरकार रिपीट नहीं करवा सकी। 2018 के चुनाव के दौरान भी राजस्थान के लोग वसुंधरा से खुश नहीं थे और एक नारा था उस दौरान कि मोदी से बैर नहीं, लेकिन वसुंधरा की खैर नहीं। सीएम के लिए वसुंधरा आलाकमान की पसंद नहीं थी। वसुंधरा के चेहरे पर चुनाव भी नहीं लड़ा था बीजेपी ने। पीएम मोदी के चेहरे पर बीजेपी ने चुनाव लड़ा। प्रचार में भी वसुंधरा बेहद कम नजर आई। मोदी, शाह, नड्डा ने ही प्रचार की कमान संभाली थी और नतीजों के बाद बीजेपी नए चेहरों की तलाश कर रही थी। 2024-2029 की तैयारी में बीजेपी है और राजस्थान की 25 सीटें बीजेपी को जीतनी है, इसलिए वसुंधरा को आउट कर दिया। अब है महंत बालकनाथ का नाम। महंत बालकनाथ भी सीएम की रेस में थे। चुनाव नतीजों के बाद दिल्ली भी पहुंच गए। अटकलों का बाजार गर्म हो गया और नड्डा और अमित शाह के साथ भी मुलाकात की थी बालकनाथ ने, लेकिन पर्यवेक्षक तय होने से पहले ही वो रेस से खुद हट गए। बालकनाथ ने सोशल मीडिया पर खुद एक पोस्ट लिखा। इसमें उन्होंने खुद कहा कि मीडिया में जो खबरें चल रही हैं ये गलत है, इस पर ध्यान न दें। यानी खुद उन्होंने कहा मैं सीएम का चेहरा नहीं हूं। साथ ही लिखा मोदी के नेतृत्व में बहुत कुछ अभी सीखना बाकी है। यादव बालकनाथ दरअसल यादव जाति से आते हैं और मध्य प्रदेश में बीजेपी ने पहले ही एक यादव शख्स को एक यानी सीएम बना दिया है। मोहन यादव को, एक ओबीसी को सीएम बना दिया है और राजस्थान में जातीय समीकरण के हिसाब से बालकनाथ यादव जाति से आते हैं, इसलिए सेट नहीं होते थे। अब सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं तिजारा से सांसद, सीएम की रेस में चल रहे बालकनाथ। ऐसा है कि मैं दौड़ में नहीं था, तुम दौड़ रहे थे ज्यादा, मीडिया ज्यादा दौड़ रही थी, मैं तो अपने शांति से बैठा था। हम तो बहुत सौभाग्यशाली हैं।
हम आया उसके बाद से थोड़ा सा कहीं ना हम लोगों तो को लगा बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें इतना अवसर मिल रहा है इस जीवन में। लाखों करोड़ों लोग रोज पैदा होते हैं और हम उनमें से एक सौभाग्यशाली हैं कि जिनको पार्टी ने अवसर दिया है जीवन में सेवा करने का अवसर मिला। कांग्रेस सरकार में जिस तरह पेपर लीक हो रहे थे, लेकिन भाजपा के सरकार में 3 मुख्यमंत्री बने और कहीं भी थोड़ा सा भी 1% लीकेज नहीं है। विधायक बोलने को राजी नहीं थे। बहुत यही तो हमारे पार्टी की खूबी है और यही हमारा अनुशासन है और आने वाले समय पर देखेंगे कि बहुत बेहतर काम राजस्थान में होने वाला है। आइए अब आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर भजन लाल के सामने चुनौती कौन सी होंगी, क्योंकि राजस्थान में बड़े बड़े महारथी हैं जिन्हें संभालना उनके सामने चैलेंज होने वाला है। एक तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। भजन लाल मुख्यमंत्री का नाम अनाउंस होने के बाद सीधे पहुंचे राज्यपाल के पास। कलराज मिश्र साहब, वसुंधरा राजे भी उनके साथ मौजूद थी भजन लाल के साथ। अब आपको बताता हूं कि आखिर कौन सी चुनौती होने वाली है भजन लाल के सामने। उनके सामने जो नेता हैं वो बड़े बड़े नेता हैं, राजस्थान में उन्हें साधना है। जैसे मोहन यादव के सामने चुनौती थी। ये आप देख रहे हैं राजस्थान का ऊंट और राजस्थान का रथ। भजन लाल खुद अब रथ की कमान संभालेंगे, लीड करेंगे, सीएम है। और रथ पर सवार जो बड़े बड़े नेता हैं उनको भी संभालना है उन्हें। तो देखिए जरा कौन कौन से नेता हैं। ऐसे में भजन लाल को खुद साबित करना होगा। इतना ही नहीं, पार्टी के दिग्गजों से तालमेल बिठाना होगा। 2 बार की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को संभालना होगा। सीएम की रेस में कई केंद्रीय मंत्री आए थे, कई सांसद भी चुनाव जीत कर आए। जैसे इन सब को पहली बार विधायक बने भजन लाल को संभालना है। राजघराने की दिया कुमारी भी सीएम की रेस में थी, लेकिन आला कमान ने भजन लाल पर भरोसा जताया। दिग्गजों को संभालने की चुनौती होगी भजन लाल के सामने। 2024 लोकसभा चुनाव में कुछ महीने बचे हैं। राजस्थान की सभी 25 सीटों पर जीत का लक्ष्य है कि 25 की 25 जीतनी है। भजन लाल साहब को आप आगे देख रहे हैं, ऊंट की रस्सियां इन्हीं के पास है इस रथ की, और इसके लिए भजन लाल के पास ज्यादा वक्त नहीं है। इस बार विपक्ष भी ज्यादा कमजोर नहीं। ऐसे में भजन लाल के सामने ये चुनौती आसान नहीं रहने वाली। भजन लाल की सबसे बड़ी चुनौती रिवाज बदलने की होगी। 6 बार से राजस्थान में सरकार रिपीट नहीं हो रही है और अब उनके सामने चैलेंज है जो वसुंधरा नहीं कर पाई, वो करके दिखाएं। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं राजस्थान के लोग जब उन्हें पता चला कि भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री होंगे। सुनिए उन्हें। पूरे राजस्थान के कार्यकर्ता भजन लाल जी शर्मा को सीएम बनाने से, प्रेमचंद बैरवा को डिप्टी सीएम, दिया कुमारी जी को डिप्टी सीएम बनाने से पूरे राजस्थान में खुशी की लहर है। पूरे कार्यकर्ता झूम रहे हैं। पहली बार जो विधायक बने उनको सीएम बनाया, ये मोदी जी का एक दूरगामी सोच है। भारतीय जनता पार्टी में सरप्राइज ही रहता है। मतलब ये फ्रंट फुट की राजनीति थी, इसमें नए लोगों को छत्रपत किया है और मोदी जी का एक जो संदेश है, ये राजस्थान वीरों की धरती है, मैं वीरों के लिए काम करता हूँ। आगे साबित कर दिया तीनों प्रदेश में मुख्यमंत्री बना के कि भारतीय जनता पार्टी का एक आम कार्यकर्ता जब प्रधानमंत्री बन सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है, तीनों प्रदेशों में बना के भारतीय जनता पार्टी के। राजस्थान के इतिहास में जयपुर शहर से मुख्यमंत्री बनाए गए हैं भजन लाल जी को। भजन लाल जी को कम लोग जानते हैं क्योंकि संगठन में उनका बहुत बड़ा काम रहा है। इन्होंने बहुत मेहनत करके पार्टी को मजबूत करने में लगा, तो एक पार्टी के कार्यकर्ता के होते हुए जो इन्होंने मेहनत करी है, ही डिजर्व्स टू बी। अब आपको बताने जा रहा हूं, मुख्यमंत्रियों के नाम तय हो गए, कल से शपथ शुरू हो रही है, लेकिन बीजेपी के काम करने के तरीके, मोदी के काम करने के तरीके और बाकी पार्टियों के काम करने के तरीके में फर्क है। जैसे उदाहरण, मायावती ने अपना उत्तराधिकारी तय कर दिया कि उनके भतीजे आकाश आनंद उत्तराधिकारी होंगे, यह मायावती ने तय कर दिया। और बीजेपी में यह तरीका नहीं है। मायावती आए और उन्होंने बता दिया कि बीएसपी में कौन उत्तराधिकारी होगा। अगली तस्वीर दिखाई। लेकिन बीजेपी में क्या होता है, यह मध्य प्रदेश की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। जब सीएम तय होना था, शिवराज आगे बैठे थे, लेकिन पीछे की तीसरी पंक्ति में बैठे थे मोहन यादव। इन्हें खुद भी नहीं पता था ये सीएम होने वाले हैं। यह बीजेपी का तरीका है काम करने का, यह उसे बाकी पार्टियों से अलग करता है। अगली तस्वीर दिखाऊं उससे पहले मैं आपको बताऊं मोदी ने कैसे 3 नए चेहरों पर दांव खेला, जिन तीनों को कोई नहीं जानता था, जो तीनों बहुत छोटे कार्यकर्ता रहे और जिन्होंने मेहनत की सालों साल बीजेपी के लिए आंख बंद करके। जैसे उदाहरण के लिए भजन लाल शर्मा विधायकों की ग्रुप फोटो में चौथे नंबर पर, चौथी पंक्ति में बैठे थे। पहली बार के विधायक सीएम के दावेदार नहीं थे,
पहली बार विधायकी बने। भरतपुर के भजनलाल सामान्य परिवार से आते हैं। मूल रूप से इनका परिवार खेती बाड़ी पर निर्भर था। गरीबी के बावजूद पढ़ाई को आड़े नहीं आने दिया। कॉलेज में आने के बाद वो राजनीति में सक्रिय हुए। पहले एबीवीपी और आरएसएस से जुड़े और फिर बीजेपी से जुड़ गए। वो 4 बार राजस्थान बीजेपी के महासचिव बने, लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि सीएम बन जाएंगे। मां ने इनके कहा था, सोचा था काश्तकार बनेगा, सीएम बन गया। विधायकों के ग्रुप फोटो में तीसरी पंक्ति पे बैठे थे। अगला नाम देखिए, मध्य प्रदेश के मोहन यादव। ये चौथे नंबर पर बैठे थे, वो तीसरी पंक्ति में थे। उज्जैन के मोहन सीएम के बड़े दावेदार नहीं थे। मोहन यादव बेहद सामान्य परिवार से आते हैं। 3 भाई हैं, 2 बहनों में सबसे छोटे हैं। परिवार की आजीविका का मूल साधन इनका भी खेती बाड़ी है। इनके पिता तो मिल में नौकरी करते थे, लेकिन परिवार के हिसाब से ज्यादा आमदनी नहीं थी। पिता ने बताया पैसे नहीं थे तो टीचर ने इन्हें फ्री में पढ़ाया है। कॉलेज की पढ़ाई के दौरान वो राजनीति से जुड़ गए। विधायक का टिकट मिला तो मां ने कहा, हार कर मत आना। मां की बात को पूरा किया और 3 बार विधायक बने। मध्य प्रदेश के नए सीएम के 2 बेटे और 1 बेटी हैं। बेटी आकांक्षा उज्जैन के एक अस्पताल में डॉक्टर है। पिता के सीएम बनने की खबर मिली, उस वक्त बेटी ऑपरेशन थिएटर में थी। ऑपरेशन पूरा कर घर पहुंची और परिवार के साथ जश्न मनाया। किस किस परिवार से लोग आ रहे हैं देखिए जरा। अगला नाम, छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णु साय। विष्णु साय भी सामान्य किसान परिवार से आते हैं। जशपुर के छोटे आदिवासी परिवार से सीएम तक पहुंचे। जमीन से जुड़े नेता हैं, पर सीएम के बड़े दावेदार नहीं थे। सरपंच के तौर पर राजनीति का सफर शुरू किया। 4 बार सांसद और 2 बार विधायक बने। बड़े आदिवासी नेता है, लेकिन ज्यादा चर्चा में नहीं रहे। खामोशी से राजनीति और समाज सेवा में लगे रहे। अभी भी खेती किसानी के कामों से जुड़े हुए हैं। नदी के तट पर अपने घर में वो सब्जियां उगाते हैं। मां ने कहा, विष्णु ने पहले परिवार की सेवा की, फिर गांव और क्षेत्र की, और अब राज्य की सेवा करेगा। अब सोचिए, माता पिता जो सोच रहे हैं, जो कह रहे हैं, उससे आपको अंदाजा होगा प्रधानमंत्री ने जिन नेताओं को चुना है उनका फलक कितना बड़ा है, कितनी जमीन से जुड़े नेता हैं। अब आपको दिखाता हूं, कल ही मोहन यादव सीएम चुने गए मध्य प्रदेश के। उनकी आज की तस्वीर देख रहे हैं। वो खुद शिवराज सिंह चौहान से मिलने पहुंचे। मोहन यादव ने उनके पांव छुए। कल भी छुए थे पांव, आज भी पांव छुए। ये बीजेपी की संस्कृति है। पांव छुए, उसके बाद गुलदस्ता दिया। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये आप देख रहे हैं, उसके बाद कमलनाथ खुद मिलने पहुंचे मोहन यादव से। ये वो तस्वीर आप देख रहे हैं, उन्हें भी बधाई दी है। अगली तस्वीर दिखाइए। मोहन यादव उमा भारती के करीबी रहे हैं और इसलिए उमा भारती को गुरु भी मानते रहे। उमा भारती से मिले, उन्हें भी गुलदस्ता भेंट किया है। उज्जैन दक्षिण से विधायक है। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। उज्जैन की तस्वीर आप देख रहे हैं उनके घर की। घर में मां, बहन, भाई सब हैं। परिवार में जश्न और खुशी का माहौल है। उनके घर की तस्वीर आप देख रहे हैं। अब आइए, अब आपको सुनवाता हूं मोहन यादव के सुपुत्र, उनके जो बेटे हैं, वो क्या कह रहे हैं, उन्हें सुनिए। और जुड़ते जुड़ते आज 40 साल का सफर उन्होंने तय किया है। सब 40 साल के बाद उनको मुख्यमंत्री का दायित्व सौंपा है और इसका वो बहुत अच्छे से कर्तव्य निभाएंगे। नहीं, कभी ऐसा सोचा नहीं कि मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन जो भी वो काम करते थे उसमें पूर्णतः अपना सभी चीज लगा देते थे। तो उनके लिए बहुत बहुत अच्छा लग रहा है और हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है कि बाबा महाकाल की नगरी और बाबा विक्रमादित्य की नगरी से कोई इतने बड़े पद पे आया है। तो सभी को, वहाँ के लोगों को और पूरे मध्य प्रदेश की जनता का आभार करते हैं। तो मोहन यादव के सुपुत्र को आप सुन रहे थे। अब बात शिवराज सिंह चौहान की। शुरू में मैंने आपको तस्वीरें दिखाई जो इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है। शिवराज सिंह चौहान को लग रहा था वो मुख्यमंत्री होंगे। उनके बहुत से समर्थक ये मान रहे थे कि शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री होंगे। शायद शिवराज सिंह चौहान को इसलिए लग रहा था कि बीजेपी 160 सीटें जीत गई, उसका श्रेय उनको और उनकी लाडली बहना को जाता है। ये देखिए जरा, फुल स्क्रीन लीजिए और देखिए, शिवराज सिंह चौहान से जब महिलाएं मिलने पहुंची तो रो पड़ी। आपको नहीं चाहिए, आप सबके चाहते हो और बहन के हर मध्य प्रदेश में एक बैठ के चाहते हो आप। हम आपको नहीं छोड़ेंगे। मैं भी कहाँ जा रहा हूँ, मैं भी नहीं छोड़ूंगा। आपको नहीं छोड़ने का वो वाली बात नहीं है, लेकिन बात जी है कि आपने इतनी मेहनत की और हमने आपके लिए, बहनों ने आपको चुना है, आपको वोट दिया था।
भैया, आप सबके चाहते हो और बहन की हर मध्य प्रदेश में एक एक बहन के चाहते हो आप। हम आपको नहीं छोड़ेंगे। मैं भी कहाँ जा रहा हूँ, मैं भी नहीं छोड़ूंगा। आपको नहीं छोड़ने का वो वाली बात नहीं है, लेकिन बात ये है कि आपने इतनी मेहनत की और हमने आपके लिए, बहनों ने आपको चुना है, आपको वोट दिया था भैया। मैंने उस दिन, जब आपको ध्यान होगा, जो संदर्भ था वो ये था कि बाकी दिल्ली में है, आप दिल्ली जाएंगे क्या। एक बात मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहता हूं कि अपने लिए कुछ मांगने जाने से बेहतर मैं मरना समझूंगा, वो मेरा काम नहीं है, और इसलिए मैंने कहा था मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। मैंने उस दिन, जब आपको ध्यान होगा, जो संदर्भ था वो ये था कि बाकी दिल्ली में है, आप दिल्ली जाएंगे क्या। एक बात मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहता हूं कि अपने लिए कुछ मांगने जाने से बेहतर मैं मरना समझूंगा, वो मेरा काम नहीं है, और इसलिए मैंने कहा था मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। तो सवाल यह है कि मोदी को समझना नामुमकिन है जब से वो सत्ता में आए तब से। कुछ उदाहरण आपके सामने रखने जा रहा हूं, उदाहरण से आप समझिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी का सीएम तय किया तो क्या स्थिति थी। उत्तर प्रदेश को जरा याद करिए, चुनाव जीतने के बाद देश के सबसे बड़े सूबे में मोदी के फैसले ने चौंका दिया। 2017 में बीजेपी बंपर वोटों से यूपी में जीती। सीएम बनने को लेकर यूपी में पेच फंस गया। केंद्र से लेकर राज्य के बड़े बड़े नेता रेस में थे उस वक्त। मनोज सिन्हा के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई, लगा वही सीएम हो जाएंगे। केशव प्रसाद मौर्य लगातार दिल्ली के दौरे कर रहे थे, लेकिन सीएम की कुर्सी सौंपी गई योगी आदित्यनाथ को। महाराष्ट्र याद करिए, 2014 में महाराष्ट्र में बीजेपी को बड़ी जीत मिली, लेकिन सीएम चेहरे को लेकर पेच फंसा। नितिन गडकरी, विनोद तावड़े, पंकजा मुंडे बड़े बड़े दावेदार थे, लेकिन सीएम बनाया गया देवेंद्र फडणवीस को। संघ के करीबी फडणवीस नागपुर से विधायक थे। सीएम पर यह मोदी का पहला चौंकाने वाला फैसला था। हरियाणा याद कीजिए, हरियाणा में क्या हुआ। 14 में हरियाणा में मोदी ने अपने फैसले से चौंकाया। 90 में से 47 सीट जीतकर बीजेपी ने बहुमत हासिल किया, लेकिन सीएम को लेकर यहां भी पेच फंस गया। कौन होगा मुख्यमंत्री। सुषमा स्वराज, कृष्णपाल गुर्जर, राव इंद्रजीत दावेदार थे, लेकिन नॉन जाट चेहरा मनोहर लाल खट्टर को सीएम बनाया। तब भी लोग इस फैसले पर ताज्जुब कर रहे थे। झारखंड याद कीजिए, 14 में झारखंड में बीजेपी को बड़ी जीत मिली, लेकिन सीएम की कुर्सी पर घमासान छिड़ा था। राज्य में अर्जुन मुंडा, बाबूलाल मरांडी दावेदार थे, लेकिन गैर आदिवासी रघुवर दास को सीएम बना दिया गया। गुजरात, मोदी के पीएम बनने के बाद गुजरात में 3 मुख्यमंत्री बदल दिए गए। चुनावी विश्लेषक सीएम को लेकर कयास लगाते रहे, लेकिन मोदी ने पहले आनंदीबेन पटेल को सीएम बनाया, फिर विजय रूपाणी को गुजरात का सीएम बनाया, और 2022 में चुनाव से पहले भूपेंद्र पटेल। और यही हुआ गोवा में भी। मनोहर पारिकर मजबूत सीएम थे, लेकिन मोदी ने 14 में उन्हें रक्षा मंत्री बना दिया। 17 में गोवा में बीजेपी फंसी तो पारिकर को भेज दिया, और पारिकर फिर गोवा के सीएम बन गए। 19 में पारिकर का निधन हुआ तो सीएम पर पेच फंस गया। फ्रांसिस डिसूजा समेत कई बड़े नेता कुर्सी की दौड़ में थे, लेकिन मोदी ने प्रमोद सावंत को सीएम बनाकर चौंका दिया। 22 में भी सावंत की अगुवाई में गोवा में बीजेपी जीती। अब सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक मोदी के ऐसे नामुमकिन से फैसले जो समझ से परे हैं एक्सपर्ट्स के भी। सुनिए। जिस तरीके से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में मुख्यमंत्री पद पर लोगों का चयन किया गया है, जो नए चेहरे सामने लाए गए, इनके बारे में किसी को कोई उम्मीद नहीं थी कि ये भी मुख्यमंत्री हो सकते हैं। तमाम बड़े नेताओं को दरकिनार कर नए चेहरों को मौका दिया गया है। तो एक चीज से समझ में आती है कि भारतीय जनता पार्टी पीढ़ी परिवर्तन के दौर से गुजर रही है, खासकर उन राज्यों में जहां 2018 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हार मिली थी। वहां पर नया नेतृत्व उभार कर सामने लाया जा रहा है, लेकिन उसके साथ ही जातिगत संतुलन भी साधा जा रहा है। तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री उन वर्गों के बनाए गए जो वहां पर प्रभावशाली वर्ग हो सकते हैं। ये 3 चेहरों को हमने इस रूप में विश्लेषित किया है कि ये तीनों, भंवर लाल शर्मा ब्राह्मण हैं,
वो यादव हैं, वो एक आदिवासी हैं, तो जाहिर है आदिवासी, ब्राह्मण और इनके साथ फिर दलित को, इनके साथ फिर ठाकुर को, सबको लगा के एक जातीय समीकरण बनाने की कोशिश की गई है। और 2024 के चुनाव की दृष्टि से वो सभी जातियों को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं कि पिछड़ी जाति के मुख्यमंत्री हमारे यहाँ है, लेकिन हमने सवर्णों को भी अलग नहीं किया, इसलिए ब्राह्मणों को बताया है। अब सोचिए वो चेहरे जिन्हें खुद उम्मीद नहीं थी वो सीएम बनेंगे, सिर्फ फर्ज करिए बीजेपी की जगह यहां कांग्रेस ले आइए तो मुख्यमंत्री कौन होते सोचिए जरा। अगर कांग्रेस को जीत मिलती तो शर्त या भूपेश बघेल सीएम होते या फिर टीएस सिंहदेव होते, ये दो ही नाम थे, तीसरा कोई नहीं। लेकिन बीजेपी पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा, रमन सिंह के बजाय विष्णुदेव साय सीएम बने, एक आदिवासी को छत्तीसगढ़ की कमान दी गई। छत्तीसगढ़ के बाद राजस्थान का सोचिए, कांग्रेस होती अगर सत्ता मिलती तो अशोक गहलोत ही मुख्यमंत्री होते या सचिन पायलट फिर विरोध करते। बीजेपी विधानसभा चुनाव में 115 सीटें जीती, वसुंधरा के बजाय भजन लाल शर्मा सीएम बने और पहली बार के विधायक को पार्टी ने उच्च पद दिया, एक आम कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बनाए। यह सिर्फ बीजेपी में संभव है और मेरा मानना है बाकी दलों को, बाकी पार्टियों को भी बीजेपी से यह सीखने की जरूरत है। मध्य प्रदेश का उदाहरण लीजिए, कांग्रेस को अगर सत्ता मिलती तो तय था कमलनाथ ही सीएम होंगे। बीजेपी 163 सीटें जीती, शानदार बहुमत हासिल किया, 4 बार के सीएम शिवराज के बजाय मोहन यादव को कमान दी गई। दिग्गजों के बजाय पार्टी ने कार्यकर्ता को तरजीह दी। यही कांग्रेस और बाकी दलों को बीजेपी से सीखने की जरूरत है, जो बीजेपी परिवारवाद और उत्तराधिकार की बात करती है, इसी जरिए से वो चोट करती है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं मुख्यमंत्री मोहन यादव मध्य प्रदेश के, कि उन्हें भी यकीन नहीं कि वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे और वो ये भी कह रहे हैं कि सिर्फ बीजेपी में ही संभव है। उन्हें भी सुनिए। और जगदीश देवड़ा क्या कह रहे हैं, डिप्टी सीएम। भाव से सब काम को करता आया हूं और मुझे मेरी पार्टी पे गर्व है जो कार्यकर्ताओं को मौका देती है। हम सब पार्टी में एक विशेष उद्देश्य के लिए, राष्ट्रवाद के लिए काम करते हैं, गरीब उत्थान के लिए काम करते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के मिशन के लिए काम करते हैं। मैं उसी भाव से जो काम मिलता है उसको अच्छे से करने में विश्वास करता हूं। मोहन यादव जी भी बैठे थे तीसरी पंक्ति में, मैं आखिरी पंक्ति में बैठा था। कौन सी पंक्ति में, हमारे यहाँ ये नहीं है। कोई अच्छे बड़े दायित्व पर बैठने वाला व्यक्ति भी पीछे बैठता है। ये ऐसा नहीं है कि आगे बैठा पीछे बैठा, कहाँ बैठा, हमारे यहाँ समान है सब। एक छोटा कार्यकर्ता, बड़ा कार्यकर्ता, जो बड़े दायित्व पर बैठा है, कोई अंतर नहीं है। सब मिलके काम करते हैं और यही भारतीय जनता पार्टी की खूबी है। तो नए चेहरे मैदान में है और अब बारी है शपथ की। तो पहली तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, छत्तीसगढ़ के भावी सीएम को आप देख रहे हैं, विष्णुदेव साय। छत्तीसगढ़ में कल शपथ होनी। अगली तस्वीर दिखाइए। मध्य प्रदेश की तस्वीर आप देख रहे हैं, मोहन यादव को। आज की तस्वीर आप देख रहे हैं, कल मध्य प्रदेश में भी शपथ होनी है। दोनों जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे। जरा देखिए शपथ की मध्य प्रदेश में क्या तैयारी चल रही है, हमारी सहयोगी अनामिका की रिपोर्ट। प्रदेश में मुख्यमंत्री के नाम के ऐलान के साथ ही सरकार के गठन को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। जी हां, मुख्यमंत्री के तौर पर मोहन यादव के नाम के ऐलान के साथ ही शपथ ग्रहण को लेकर तैयारियां जो है वो जोरों पर चल रही हैं। इस वक्त मेरी मौजूदगी मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में है और यहीं पर शपथ ग्रहण कार्यक्रम की जो तैयारी देख रहे हैं आप, जोर शोर से चल रही है। खासतौर पर देखिए बड़ा सा मंच बनाया जा रहा है, सैकड़ों की संख्या में आपको वहां पे कुर्सियां दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा जो मंच बनाने का काम है वो भी यहाँ पर चल रहा है। दरअसल जो अब तक जानकारी निकलकर सामने आई है उसके मुताबिक कल शपथ ग्रहण किया जाएगा और इस कार्यक्रम में खास तौर पर पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह से लेकर जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत तमाम जो राज्यों के अन्य मुख्यमंत्री हैं उनको भी न्योता दिए जाने की यहाँ पे बात सामने आ रही है। यानी कि माना जा रहा है कि इस पूरे शपथ ग्रहण भव्य कार्यक्रम में तमाम जो बीजेपी के दिग्गज नेता हैं उनकी भी मौजूदगी होगी। तो जब पीएम मोदी के चर्चे इसलिए हैं कि वो इस तरह के फैसले ले रहे हैं जो किसी ने नहीं सोचे थे, तो कांग्रेस के चर्चे कैश को लेकर हो रहे हैं। कांग्रेस सांसद ने सैकड़ों करोड़ की लूट की, तस्वीरों से लोग भौचक्के हैं। हम आप क्या, इनकम टैक्स विभाग भी दंग है। इतना नोट देखकर, अलमारियों में भरे हुए नोट, इन अलमारियों में लोग कपड़े रखते हैं लेकिन उन अलमारियों में नोट भरे हैं। अब ये नोट की गिनाई हो चुकी है, 300 करोड़ से ज्यादा। अब लॉकर खुल गए। अगली तस्वीर दिखाइए।
ये आप देख रहे हैं, अब लॉकर में जो ब्रीफकेस थे उनकी खुलने की शुरुआत हो चुकी है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज हमला किया। पीएम मोदी ने बीजेपी के एक ट्वीट को रीट्वीट करते हुए उस पर क्या लिखा है आपको बताऊंगा। पहले पीएम का ये ट्वीट देखिए। ये वीडियो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साझा किया था। अब बारी है, कैश के बाद लॉकर खुलने लगे। पैसों से भरी अलमारी के बाद बैंक के लॉकर खुल रहे हैं। आयकर विभाग धीरज साहू के बैंक लॉकर को खंगाल रही है। ओडिशा के टिटलागढ़ में एक्सिस बैंक में 3 लॉकर्स की जांच की गई। लॉकर से भारी मात्रा में जेवरात मिले हैं। सोर्सेस से जानकारी मिल रही, सूत्रों से जेवरात की कीमत कई करोड़ में बताई जा रही। तीनों लॉकर बलदेव साहू एंड सन्स ग्रुप के बताए जा रहे हैं। शराब पैकेजिंग कंपनी के दीपक साहू और संजय साहू के लॉकर हैं ये। छापेमारी में आयकर विभाग को एक लाल डायरी मिली है। संपत्ति के दस्तावेजों के साथ टीम को एक डायरी मिली है। लाल डायरी में तिवारी इंस्पेक्टर का नाम लिखा हुआ। डायरी में पैसों के लेन देन की विस्तृत जानकारी है। डायरी से धीरज साहू के ग्रुप को लेकर बड़े खुलासे हो सकते हैं। धीरज साहू के पास से अब तक 354 करोड़ कैश मिला है। ओडिशा के बालागीर स्टेट बैंक में इतना कैश रखने की जगह नहीं। बैंक ने अब इसको लेकर रिजर्व बैंक से सलाह मांगी है। सुरक्षा के लिए बैंक की बालागीर शाखा में पैरामिलिट्री फोर्स तैनात कर दी गई है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं गिरिराज सिंह और प्रमोद तिवारी। अभी देखते चलिए, कांग्रेस के भ्रष्टाचार के सारे चेहरे उजागर होंगे। ये पैसे इकट्ठे किए जा रहे थे मोदी जी को हराने के लिए, और अभी तक इंडी घमंडिया गवर्नमेंट का, गठबंधन का कोई प्रतिक्रिया नहीं आया है। ना केजरीवाल प्रतिक्रिया किए हैं कि सत्येंद्र जैन क्यों नहीं निकल रहा है। ना ममता दीदी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं कि पार्थो चटर्जी क्यों बंद है। ये उनका व्यक्तिगत बड़ा व्यापार है उनका, तो वो एक्सप्लेन करें। ये उनके और एजेंसी के बीच का निहायत व्यक्तिगत मामला है। इससे पार्टी का लेना देना नहीं, और लेने देना है तो जरा बता दो भाई, जब अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस करना। जब भारतीय जनता पार्टी का तत्कालीन अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण जी नोट गिनते हुए कैमरे के सामने आए थे, तब भाजपा खामोशी क्यों थी? धीरज साहू के पास करोड़ों रुपए मिलने का मुद्दा आज संसद में गूंजा। बीजेपी सांसद संजय सेठ ने लोकसभा में मुद्दा उठाया। इस मुद्दे को लेकर लोकसभा में हंगामा होने लगा। कांग्रेस सांसदों ने धीरज साहू का नाम लेने का विरोध किया। कहा उच्च सदन के सदस्य का मुद्दा यहां नहीं उठा सकते। इस पर कुछ बीजेपी सांसद अखबार की प्रतियां लहराने लगे। इसका एम्बियंस दीजिए प्लीज। बीजेपी सांसदों ने कहा यह देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। बीजेपी सांसद राहुल और सोनिया से जवाब मांगने लगे। ईडी और आयकर अधिकारियों का मुद्दा भी सदन में गूंजा। बीजेपी ने कहा झारखंड में ईडी अधिकारी भी सुरक्षित नहीं है। वहीं धीरज साहू के मामले पर कांग्रेस ने फिर किनारा कर लिया। कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने कहा इससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं। कैश बरामदगी को लेकर धीरज साहू जवाब दे सकते हैं। बड़ा ताज्जुब है, भ्रष्टाचार का मामला, करोड़ों कैश निकल रहे हैं। पार्टी कह रही उनका निजी मामला है, अभी भी सांसद है, क्यों नहीं इन्हें निलंबित करते। जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं सियासतदान। कांग्रेस के कई प्रवक्ताओं ने भी टेलीविजन डिबेट्स में यही कहा कि धीरज साहू कौन, हमें कैसे पता, हमारा क्या लेना देना। अरे भाई, आपके राज्यसभा सांसद है, भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी से कंधा मिलाकर चलते हैं, और आप कहते हैं हमारा क्या लेना देना उनके बिजनेस से, उनके इस भ्रष्टाचार से। तो आपने उन्हें 3 बार राज्यसभा का सांसद क्यों बनाया? विपक्ष के ऊपर टारगेट है, तो इस तरह से झूठे केसेस पे फंसाए जा रहे हैं विपक्ष के लोग। हेमंत सोरेन जी को परेशान किया जा रहा है चूंकि आदिवासी हैं। कांग्रेस और उनके साथियों के साथ में जुड़े हुए जितने भी उनके भ्रष्टाचारी जितने भी लोग हैं, आज उजागर और भी हो रहे हैं, उसका खिलाफ कार्रवाई रुकने वाला नहीं है। ये मोदी की गारंटी है, लोगों को सेवा करने का गारंटी और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का गारंटी। कांग्रेस का जो जननी है भ्रष्टाचार, उनकी जननी है। जहां पर भी कांग्रेस की सत्ता चलती, सरकार चलती है, जनता। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, गोगामेड़ी मर्डर में लेडी डॉन की एंट्री हो गई। तस्वीरें सभी को हिला देने वाली थी जिस तरह से गोगामेड़ी की हत्या की गई। अगली तस्वीर दिखाई जरा।
यह तस्वीर आपको मैं दिखा रहा हूं कि हत्यारों को कस्टडी में लिया हुआ है। जिन्होंने इस हत्या को अंजाम दिया उन्हें पकड़ा जा चुका है। अगली तस्वीर अब लेडी डॉन की मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये लेडी डॉन एयर होस्टेस की तैयारी कर रही थी, कुछ का कहना है एयर होस्टेस बनने वाली थी। इसने ही हथियार सप्लाई किए, खासतौर पर वो जिगाना पिस्टल जिससे अतीक की हत्या हुई थी, जिससे मूसावाला की हत्या हुई थी, उसी पिस्टल से हत्या हुई गोगा मेणी की। रिपोर्ट देखिए। गोगामेणी हत्याकांड में लेडी डॉन की एंट्री हो गई है। लेडी डॉन ने ही हत्या के लिए दिए थे हाईटेक हथियार। हत्या से पहले लेडी डॉन ने करवाई थी गोगामेणी की रेकी। जयपुर में हुई गोगामेणी की हत्या के बाद पूरे राजस्थान में हड़कंप है। राजस्थान पुलिस के सिंघम ने हत्यारों को न छोड़ने की कसम खाई है। 72 घंटे में ही सिंघम ने गोली मारने वाले शूटर नितिन फौजी और रोहित राठौर को गिरफ्तार कर लिया और अब सिंघम ने मास्टरमाइंड का पीछा शुरू कर दिया है। शूटर्स को पैसा और हथियार देने वाली लेडी डॉन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सुपारी देने वाले मास्टरमाइंड को भी सिंघम छोड़ेंगे नहीं। आइए अब आपको लेडी डॉन के बारे में बताते हैं। हत्या के 2 दिन बाद पूजा सैनी का इनपुट मिला था। हत्या से पहले नितिन प्रताप नगर में रुका, जिस पर इनकम टैक्स कॉलोनी में छापेमारी की गई। फ्लैट पर छापेमारी के दौरान लेडी डॉन गिरफ्तार हुई। लेडी डॉन के पास महेंद्र हथियारों के साथ फरार हो गया। साथ डॉन पूजा सैनी, फर्जी नाम उसका था पूजा बत्रा, इस नाम से रह रही थी। फ्लैट से कई वाहनों की आरसी, पैन कार्ड, आधार कार्ड मिले। 28 नवंबर को शूटर दिल्ली से जयपुर पहुंच गए थे। जयपुर में पूजा पति के साथ शूटर नितिन को घर लाई। प्रतापनगर में फ्लैट लेकर पूजा और महेंद्र रह रहे थे। इसी फ्लैट में शूटर नितिन फौजी के 7 दिनों तक रुका था उसके साथ। और 5 दिसंबर को पूजा महेंद्र ने 2 पिस्टल नितिन को दिए, 2 जिगाना मेड इन पिस्टल के साथ ही मैगजीन भी दी थी और खर्चे के लिए 50,000 की 2 गड्डियां भी नितिन फौजी को दी। महेंद्र ने फोन से नितिन रोहित गोदारा की बात कराई। पूजा का पति महेंद्र मेघवाल हथियारों का बड़ा तस्कर है और महेंद्र लॉरेंस गैंग के लिए हथियार सप्लाई करता है। पूजा की तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, जिसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। पूजा की तस्वीर दिखाई, यह है पूजा की गिरफ्तारी हो गई है और हथियार देने वाली पूजा थी। अब जल्द ही पुलिस मास्टरमाइंड तक भी पहुंच जाएगी। बहरहाल ये भारत की बात है, मैं इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे हैं एक छोटे से क्विक हील ब्रेक के लिए।